वेलकम बैक दोस्तों, मैं वापस आया अपने एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इग्नू MCS 035 के इम्पोर्टेंट नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट है एन्युटीज। ये क्या होता है? अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स मेड एट सक्सेसिव पीरियड्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन एन्युटी। Depending on the timing got the cash flows, annuities are classified as deferred annuity, annuity due. The deferred annuity are those annuities in which the cash flows occur at the end of cash period. In case of an annuity due, the cash flow occurs at the beginning of the period. Annuities एक सीरीज ऑफ पेमेंट है जो कि एक सक्सेसिव पीरियड ऑफ टाइम में बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर एक साल का हमें कोई पेमेंट टर्म्स है, उसमें हम एक साल में हम उसे कहते हैं भाई हमें 4 मंथ्स पर हम पेमेंट पे करते हैं। कोई भी हमारे बिल्स होते हैं या कोई भी चीजें चार्जेस हैं तो उसे एन्युटीज कहा जाता है। इसके 2 टाइप्स में क्लासिफाई होता है, डेफर्ड एन्युटी होता है, एन्युटी ड्यू होता है। ठीक है। नेक्स्ट, सिंकिंग फंड फैक्टर। अ सिंकिंग फंड फैक्टर इज अ फंड कंटेनिंग मनी सेट असाइड और सेव टू पे ऑफ ए डेप्ट और बॉन्ड। सिंकिंग फंड क्या होता है? इसमें मनी सिंकिंग फंड फैक्टर इज अ फंड, ये एक फंड की तरह होता है कंटेनिंग मनी, और जिसके अंदर मनी का फंड होता है जो एक सेव करके रखा जाता है डेप्ट और बॉन्ड के तौर पे कि इन फ्यूचर अगर मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, मेरी कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो मैं यहाँ से मुझे कंपनी को लॉस में जा रही है या मेरी कंपनी को फंड की जरूरत है इन्वेस्ट करने के लिए, तो इस वजह से, इस रीजन की वजह से कंपनियां अपने सिंकिंग फंड इन्वेस्ट करती है, सिंकिंग फंड जमा करके रखती है। किस रूप में? डेप्ट के रूप में या बॉन्ड के रूप में। A company that issues debt will need to pay that debt off in the future, and the sinking fund helps to soften the hardship of a large outlay of revenue. A sinking fund is established so the company can contribute to the fund in the years leading up to the bond's maturity. Okay. Next, commercial paper. Commercial paper CP short form है, is a short term unsecured, मतलब सिक्योर नहीं है ये, negotiable instrument, negotiable मतलब बताता हूं मैं अभी आपको, इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ इशुएंस प्रोमिसरी नोट्स विद अ फिक्स्ड मैच्योरिटी। मान लो कि कोई एक लेनदार है और देनदार ने उससे एक पेपर पर लिखवाया कि इतने रुपए तुम्हें जो है इस टाइम पर पे करने हैं, राइट। तो वो पेपर क्या है? वो कमर्शियल पेपर है। ठीक है। ये अनसिक्योर होता है कि मान लो अगर उसका कोई मतलब, इतना अनसिक्योर किस लिए कहा जा रहा है? क्योंकि वो एक प्रूफ नहीं है। अगर नेगोशिएबल भी कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि हो सकता है जो देनदार है वो मना कर दे कि नहीं ये मैं नहीं दूंगा, हो सकता है नेगोशिएबल भी हो, नहीं आपने इतना क्यों लिखा है, मैं इतना नहीं दे सकता। तो मतलब ये भी उसमें इसलिए नेगोशिएबल और अनसिक्योर्ड है, उसकी कोई कानूनी तौर पर ये नहीं है, बट इसको कमर्शियल पेपर क्यों कहा जाता है, यहाँ पर अकाउंट में इसका यूज क्यों है? क्योंकि हम जब बिजनेस में कंपनी की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो आए दिन ऐसे ऐसे हमारे पास खर्चे होते हैं, ऐसे ऐसे लेनदार देनदार छोटे मोटे होते रहते हैं, जहां पर कुछ पैसे उधार भी होते हैं, कुछ नगद भी होते हैं। तो जहां पर उधार होता है वहां पर कुछ ऐसा हमारे पास कानूनी तौर पर प्रूफ होना चाहिए, तो जो कि एक बॉन्ड हो कि हाँ भाई इतने रुपए तुमने मेरे से लिया है और इतने रुपए मुझे लौटाने हैं कुछ समय बाद। तो इसलिए वहां पर कमर्शियल पेपर का यूज किया जाता है, राइट। तो ये अनसिक्योर्ड होता है, नेगोशिएबल भी होता है, तो ये प्रोमिसरी नोट्स होता है एक तरीके से। नेक्स्ट, commercial bills of exchange. It is a written instrument containing an unconditional order signed by the maker directing a certain person or to the bearer of the instrument. एक written instrument containing an unconditional order. इसमें कोई शर्त वाले काम नहीं होते, इसमें unconditional होता है। जिसने ये दिया होता है, जो लेनदार होता है वो इसे लिख कर देता है, तो साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, और ये जो देनदार है उसको दिया जाता है, और टू द बियरर टू द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कि आप और इंस्ट्रूमेंट की तरह वो रखता है इसको अपने पास लेनदार की, जब एक ईयर जब भी इसको टाइम पीरियड जो उसको बिल को देने का जब आएगा तब वो इसको दिखाता है कि भाई ये आपका बिल है, आपने मुझे ये कमर्शियल बिल दिया था जिस पर इतने रुपए मुझे चुकाने थे, तो आप ये लीजिए और अपना पैसा लीजिए। तो ये बिल कमर्शियल बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। वो बिल ले लेगा और वो पैसे उसको लौटा देगा, राइट। नेक्स्ट, working capital. The basic objective of financial management is to maximize shareholders' wealth. This is possible only when the company earns sufficient profit. तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? तो ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि शेयर होल्डर्स के वेल्थ को बढ़ाना। बिल्कुल सही बात है। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होते हैं उनका काम क्या है? जिसने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी आमदनी को बढ़ाना,
राइट। जो मान लीजिए कोई पर्सन किसी कंपनी में शेयर कर रहा है, अपने शेयर्स दे रहा है, अपने इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसका मेन मकसद क्या है उसके पीछे, कि उसकी वेल्थ बढ़े, जिसने प्रॉफिट किया है, जिसने इन्वेस्ट किया है उसका उसे प्रॉफिट मिले। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम ही यही होता है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द कंपनी अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट। ये कब पॉसिबल होता है, जब कंपनी को एक सफिशिएंट प्रॉफिट मिल रहा होता है। द अमाउंट ऑफ सच प्रॉफिट लार्जली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्स। तो ये जो अमाउंट होता है प्रॉफिट का, ये डिपेंड किस पे करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्स। जितनी अच्छी उसकी सेल्स होगी उतने उसका काम आएगा, उससे उसके प्रॉफिट पे डिपेंड पड़ता है, मतलब प्रॉफिट उस पे डिपेंड करता है उसकी सेल्स पे, राइट। हाउएवर सेल्स डू नॉट कन्वर्ट इनटू कैश इंस्टेंटली। और कभी भी ऐसा भी नहीं होता कि सेल्स आपने कोई की और तुरंत ही वो कैश में बदल जाए। कुछ सेल्स होती हैं जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हाँ ये पैसा ये मैंने कमा तो लिया है बट अभी मिला नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, ये कुछ मंथ बाद मिलेगा या 2 महीने बाद मिलेगा, अभी इसकी ऐसी पेमेंट है। तो ये भी बात है यहाँ पर, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ टाइम गैप, इनमें बिल्कुल टाइम गैप होता है बिटवीन द सेल ऑफ गुड्स एंड रिसिप्ट ऑफ कैश। सामान अपने माल बेच दिया लेकिन उसके पैसे और रिसिप्ट आने में टाइम लगता है। कोई जरूरी नहीं होता कोई हमसे सामान खरीद रहा है तो हमें पूरा पेमेंट एक बार में कर रहा है, वो 2 टाइम्स ले करता है। जैसे उसके पास होता है प्रॉफिट वो तब करता है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर दिस पीरियड इन ऑर्डर टू सस्टेन द सेल्स एक्टिविटी। लेकिन हमने तो माल पूरा एक बार में बेच दिया, हमने जहां माल खरीदा होगा वहां हमने पेमेंट एक बार में की होगी। तो अब ये माल बेचने पर जो पैसा आ रहा है, इस पैसे के बीच में जो गैप है, इस गैप में भी हमें पैसों की जरूरत होगी। क्यों? क्योंकि हमारे अपने सेल्स को एक्टिविटी को बढ़ाना है, हमें और माल जब हमारा बिक चुका है उसके बदले हमें और माल भी तो स्टॉक करना पड़ेगा। तो इस पीरियड को भरने के लिए जो पैसे होते हैं उसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। होप आप समझ गए होंगे। ये डायग्राम है, तो जैसे ये टेम्पोररी कैपिटल होता है, ये परमानेंट, ये टाइम पीरियड है, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल्स, ठीक है। तो मतलब कुछ इस तरीके से आप एक ग्राफ बनाकर तय कर सकते हैं और दर्शा सकते हैं, तो एग्जाम में मार्क्स अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट, करंट असेट्स इंक्लूड। करंट असेट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो कैश होता है, ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल होता है, इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स, ये सब क्या करंट असेट्स के पार्ट होते हैं, ठीक है। असेट्स माने संपत्ति होता है, तो संपत्ति में ये सब चीजें आती हैं। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है? क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। लायबिलिटीज आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्रेडिटर होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो मतलब हो चुके हैं बट हमने दिया नहीं है, अदद कहते हैं इसको, ठीक है। तो वो खर्चे, शॉर्ट टर्म मतलब जो हमने लोन लिया हुआ है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, वो सब हमारे करंट लायबिलिटीज है, ठीक है। नेक्स्ट, पे बैक पीरियड मेथड, one of the most popular and widely recognized traditional methods of evaluating capital investment proposals is the payback period. It is the number of years it takes a firm to recover its original investment from net cash flows. ठीक है, ये क्या होता है पे बैक पीरियड मेथड? पे बैक का मतलब है ये एक पॉपुलर वाइडली रिकॉग्नाइज्ड ट्रेडिशनल मेथड है इवेल्युएटिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट को पहचान मतलब इवेल्युएट करने का तरीका है, जिसके अंदर हमें ये जानना होता है कि कोई भी हमने इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट को हम कितने सालों में रिकवर कर लेंगे। मान लीजिए हम कभी 1 लाख रुपए लगाए हैं, हमने किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं 1 लाख रुपए, तो हमारा उस 1 लाख को वापस कमाने और उसका प्रॉफिट कमाने में हमें कितना समय लग रहा है, ये जो जिससे हमें जानकारी मिलती है वो जानकारी कहलाती है पे बैक पीरियड मेथड। इसका एग्जांपल, अ प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड इफ इट्स पे बैक पीरियड इज लेस देन द मैक्सिमम पे बैक पीरियड डिसाइडेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। ये किसके द्वारा डिसाइड होता है? ये जो प्रोजेक्ट हमने कोई एक्सेप्ट किया, ठीक है, कोई हमने प्रोजेक्ट हमने कहा कि हम इस पे काम करेंगे, प्रोजेक्ट हमने एक्सेप्ट कर लिया, यदि उसका पे बैक पीरियड लेस देन मतलब कम है द मैक्सिमम पे बैक पीरियड, ठीक है, पे बैक पीरियड से, तो ये डिसाइडेड किसके द्वारा होता है? टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि ये हमें काम यहाँ पर करना है कि नहीं करना, क्योंकि इसका पे बैक पीरियड है जो वो बहुत ज्यादा टाइम है, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई 100 रुपया काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो 100 रुपए काम करते ही हमको मिल जाए, ठीक है। यदि वो 100 रुपए हमें 1 महीने के बाद मिलना होगा तो हम उस काम में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बिकॉज ऑफ उसका पे बैक पीरियड बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत बड़ा है, राइट। तो इसीलिए ये डिसाइड कौन करता है? जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं कंपनी के, वो डिसाइड करते हैं, राइट। तो यही है पे बैक पीरियड। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार ऐसे वीडियो इग्नू एमसीए से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।